नमस्कार। आप सभी का संतोष जीएस क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं 24 अगस्त को यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम रखा गया है, जिसके सिलेबस में कुल 100 अंकों में से 50 अंक अकेले सामान्य अध्ययन के हैं। इतने कम समय में सामान्य अध्ययन के इतने बड़े सिलेबस को कैसे रिवाइज़ किया जाए, कैसे तैयार किया जाए, उसके लिए संतोष जीएस क्लासेस की टीम से ओर से एक जो है टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की गई है। उस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से आपको इतने कम समय में पूरी संपूर्ण जीएस को एक क्विक रिवीजन करा दिया जाएगा और तैयार करा दिया जाएगा। चलिए टाइम को ज़ाया ना करते हुए अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। और इस टेस्ट सीरीज़ में जो है हर सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक के जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं उसको लिया गया है और एक एक सब्जेक्ट के मेन पार्ट को टेस्ट की सीरीज़ के माध्यम से समाप्त किया गया है। जैसे हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न होती है तो एक टेस्ट सीरीज़ पूरी एंशिएंट हिस्ट्री कवर करेगी, दूसरी टेस्ट सीरीज़ मिडिवल इंडिया कवर करेगी और तीसरी सीरीज़ जो है तीसरी और चौथी जो टेस्ट सीरीज़ जो है पूरा मॉडर्न इंडिया को कंप्लीट कर देगी। तो इस प्रकार जो है आपको ऐसे ही साइंस में देखने को मिलेगा। एक टेस्ट सीरीज़ पूरी फिजिक्स पे रहेगी, दूसरी केमिस्ट्री पे रहेगी, तीसरी बायो पे रहेगी। तो आज वो फिजिक्स की टेस्ट सीरीज़ हम लोग देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावनाएँ हैं, तो उनको हम देखते हैं। निम्न में से भौतिक राशि का मात्रक सही नहीं है। किस भौतिक राशि का मात्रक सही नहीं है? इसमें ये प्रश्न थोड़ा सा करेक्शन होना चाहिए। इसमें लिखा होना चाहिए, लिखा भी है, निम्न में से किस भौतिक राशि का मात्रक सही है, ये बताना है किस भौतिक राशि का मात्रक सही। तो देखते हैं, शक्ति वोल्ट का मात्रक है। जो वोल्ट है शक्ति का मात्रक नहीं है। शक्ति का मात्रक जानते ही वाट होता है। नेक्स्ट, विद्युत शक्ति का मात्रक एम्पियर होता है? नहीं, विद्युत शक्ति का मात्रक तो वही वाट होता है। कार्य का मात्रक डाइन है, कार्य का मात्रक जूल होता है और सीजीएस में अर्ग होता है। कार्य का मात्रक हम देखेंगे, जो 1 जूल बराबर कितना होता है? 10 की पावर 7 अर्ग होता है। 10 की पावर 7 अर्ग ये होता है। ठीक, तो अर्ग होता है तो कार्य का मात्रक हो जाता है। अच्छा, डाइन किसका मात्रक होता है? डाइन जो होता है फोर्स का मात्रक, बल का मात्रक होता है। कौन सा? सीजीएस मात्रक। ये सीजीएस ये क्या होता है? एसआई, सीजीएस ये मात्रक की पद्धतियां हैं, सिस्टम है। सीजीएस होता है, एफपीएस होता है, एसआई होता है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, आवृत्ति का जो मात्रक हर्ट्ज है, बिल्कुल सही है। जो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, यही इसका विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन कि थोड़ा सा, हाँ प्रकाश वर्ष की इकाई है। अब बता रहा है, बच्चे अधिकतर क्या करते हैं, प्रकाश वर्ष की इकाई देखे तो वर्ष से देख लिया तो वर्ष का मतलब उन्होंने समय से लगा लिया, लेकिन समय से नहीं है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई कुल दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। और सबसे बड़ा जो दूरी का मात्रक होता है पारसेक होता है। और एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। और जानते ही हैं निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात का मतलब जहाँ वायु ना हो, जहाँ कोई भी माध्यम ना हो, जल ना हो, उसे क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ क्या मीटर प्रति सेकेंड, इतनी होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या है, गलत कूट का चयन करें। इसमें गलत कूट बताना है। पारसेक एक दूरी का मात्रक है, बिल्कुल जो है सही है। पारसेक दूरी का मात्रक है, अभी हमने बताया है, पारसेक दूरी का मात्रक हो गया। फिर क्या रहता है, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर है, यह भी सही है। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर, यह भी सही है। अच्छा, विभवांतर का मात्रक वाट है, यह गलत है। विभवांतर का मात्रक वाट नहीं होता है। वाट तो हमने भी शक्ति का बताया है। इसमें गलत कूट का ही चयन करना है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, बिल्कुल ध्वनि की प्रबलता की इकाई डेसिबल है। देखिए ध्वनि की तीव्रता जो आता है तो हर्ट्ज में देखेंगे, और यदि प्रबलता नहीं, ध्वनि की प्रबलता आता है तो डेसिबल में देखेंगे। ये ध्वनि की आवृत्ति आ जाती है या तरंग की आवृत्ति आ जाती है तो हर्ट्ज में होती है। आवृत्ति हमेशा हर्ट्ज में होती है और जो ध्वनि की प्रबलता इकाई डेसिबल है। फिर आगे देखते हैं, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, बिल्कुल हॉर्स पावर होती है, पावर की इकाई होती है, यूनिट होती है। फिर बार पार्श्विकी दबाव की इकाई है, बिल्कुल सही। जो बार होता है
पारिस्थितिकी दबाव का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसे एटीएम शॉर्टकट में कहते हैं। एटीएम, जो एटीएम प्रेशर होता है ये इसकी इकाई क्या होती है? बार होती है। सही है। इसमें पूछा क्या है? गलत पूछा गया है। अब देखते हैं इसमें गलत क्या, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है, यही गलत है। क्योंकि जो सेल्सियस होता है किसकी इकाई होती है? सेल्सियस, ये ताप की इकाई है, टेम्परेचर की, टेम्परेचर की इकाई है। और जो ऊष्मा की इकाई या नहीं होती है, केल्विन भी किसकी इकाई होती है? ताप की होती है। ऊष्मा की इकाई जूल में देखी जाती है। कैलोरी में भी ऊष्मा की इकाई नापी जाती है, कैलोरी, खासकर ऊष्मा की इकाई कैलोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबाई की न्यूनतम इकाई है, तो इसको देखते हैं। लंबाई की न्यूनतम इकाई माइक्रोन। अच्छा, 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? 10 की पावर -6 मीटर। 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं? 10 की पावर -6 मीटर। एंगस्ट्रॉम में कितने होते हैं? 10 की पावर -10 मीटर। ठीक, -10 मीटर है। फिर एक फर्मी में कितने होते हैं? 10 की पावर -15 मीटर। फिर नैनो में कितने होते हैं? 10 की पावर -9 मीटर। जानते ही हैं कि ऋणात्मक संख्या जितनी बड़ी होती है वो उतनी छोटी होती है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? 10 की पावर -15, तो यही क्या हो, सबसे छोटा हो जाएगा। तो लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या हो गई? 10 की पावर -15 मीटर। क्वेश्चन ऐसे भी दे दिए गए हैं, अभी पूछे जा चुके हैं कि 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं? 10 की पावर -6, इसको भी ध्यान कर लीजिएगा। 1 नैनो में कितने मीटर होते हैं? 10 की पावर -9। फिर नेक्स्ट चलते हैं, सत्य कथन का चयन करें। भूकंप की तीव्रता की इकाई रिक्टर है, बिल्कुल सही। भूकंप की तीव्रता की इकाई रिक्टर होती है। प्रवाह की दर की इकाई क्यूसेक है, सही है। ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई डॉप्सन है, सही है। जो ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है? डॉप्सन इकाई होती है। ठीक, तो अब इनमें से सभी कथन सत्य हैं, बिल्कुल सभी कथन सत्य हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भौतिक राशि की इकाई बताइए जो दाब की भी है? जो दाब का क्षेत्रफल, जो दाब का मात्रक, सॉरी क्षेत्रफल नहीं, दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक होता है बल बटे क्षेत्रफल, मतलब F/A। और वही जो है प्रतिबल का भी मात्रक होता है। तो प्रतिबल की जो इकाई है वही दाब की है, तो इसका आंसर प्रतिबल, ये पूछा जा चुका प्रश्न है। फिर नेक्स्ट, निम्न में से लंबाई का एसआई मात्रक, देखिए एसआई मात्रक होता है, एसआई एक मात्रक होता है, एफपीएस होता है, सीजीएस होता है, सीजीएस हो गया। तो हमें क्या देखना है? हमें एसआई पूछा है, तो एसआई मात्रक जो होता है लंबाई का मीटर होता है। देखिए 7 जो हैं मूल भौतिक राशियां मानी जाती हैं। जैसे कौन 7 मूल भौतिक राशियां हैं? फर्स्ट, जैसे फर्स्ट लंबाई रहती है, ठीक। फिर सेकंड द्रव्यमान है m, मास। फिर थर्ड टाइम हो गया, टाइम। फिर फोर्थ टेम्परेचर हो जाता है। फिफ्थ जो है ज्योति तीव्रता, जो ज्योति फ्लक्स होती है जिसे कैंडेला कहते हैं, CD हो जाता है, इसकी इकाई है कैंडेला, ठीक। फिर देखते हैं पदार्थ की मात्रा, मोल हो जाता है। और हमने बताया विद्युत धारा, जो विद्युत धारा होती है इलेक्ट्रिसिटी, वो कुल 7 हो जाती हैं। 7 ये मूल भौतिक राशियाँ हैं। ये लंबाई का मात्रक जो होता है एसआई, क्या होता है लंबाई का मात्रक? मीटर, अभी हमने बताया। ऐसे ही जो पूछा है द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, केजी लिख के आता है। और जो टाइम का जो होता है सेकंड होता है, टेम्परेचर का केल्विन होता है, कैंडेला का जो तीव्रता होता है वो कैंडेला होता है। और ये जो लिखा है मास, मतलब पदार्थ की मात्रा, मास नहीं मोल, मोल पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। और इलेक्ट्रिसिटी का एम्पियर होता है। तो ऐसे ही 7 भौतिक राशियां हैं जिनके हमने मात्रक बता दिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में निम्नलिखित में से लंबाई का हो चुका है, हाँ आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं बताना है। नौ संचालकों द्वारा सोनार का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। सोनार एक पद्धति होती है, एक टेक्निक है। सोनार महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने वाला यंत्र है, बिल्कुल। ये यंत्र होता है कि वस्तुओं से ये इसकी रेस टकराती है, इससे पता चल जाता है वस्तु कहाँ पर है पानी के अंदर। फिर देखते हैं ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र ऑडियोमीटर, बिल्कुल ऑडियोमीटर है। यदि ऑडोमीटर होता तो गलत होता। ऑडोमीटर क्या होता है? स्पीड को मापता है। पायरोमीटर का प्रयोग निम्न तापमान में होता है। पायरोमीटर का प्रयोग जो है निम्न तापमान में नहीं, उच्च तापमान में होता है। हाई टेम्परेचर में पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ निम्न तापमान लिखा, तो यही क्वेश्चन आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत वाला ही पूछा था।
फिर नेक्स्ट देखते हैं, सत्य कथन का चुनाव करें। जो इसको सही कथन बताना है, मैनोमीटर गैसों का दबाव, जो मैनोमीटर द्वारा है गैसों का दबाव मापा जाता है, सही बात है। स्प्रिंग तुला वस्तु के द्रव्यमान का मापन है, नहीं, स्प्रिंग तुला से क्या होता है, भार मापा जाता है, भार, ना कि द्रव्यमान मापा जाता है। एमीटर विद्युत शक्ति मापन यंत्र, नहीं, विद्युत धारा मापन यंत्र होता है, विद्युत शक्ति नहीं। ओडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र, हमने पहले बताया था। ओडोमीटर किसका संबंध क्या होता है, स्पीड, स्पीड मापता है, ये स्पीड मापता है, क्योंकि ये बाइक में जो ओडोमीटर लगा होता है जो स्पीड को बताता है। ठीक, तो इसमें सत्य का कथन का चयन करना था, तो मैनोमीटर दबाव मापता है गैसों का, तो यही सही होगा। नेक्स्ट, वायुमंडलीय दाब मापने में यंत्र का प्रयोग किया जाता है, बैरोमीटर। कहते हैं जब बैरोमीटर का एकदम से नीचे गिरता है वो मापांक, तो क्या होता है, एकदम भूकंप आने की संभावना, भूकंप को प्रदर्शित करता है। यह भी कभी कभी आया है प्रश्न। अब आगे देखते हैं, हाँ, हवा की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। हवा की सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है, इलेक्ट्रोमीटर से दूध मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से घनत्व रहता है। हाइड्रोमीटर जो होता है उसी के द्वारा क्या होता है, मापा जाता है हवा की आप सापेक्ष आर्द्रता। हाइग्रोमीटर, हाइड्रो मत लगाइएगा, हवा की सापेक्ष आर्द्रता हाइग्रोमीटर। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है, तो सदिश बताना है। अच्छा, सदिश राशियाँ कौन सी हैं, जैसे खासकर संवेग भी सदिश राशि है, संवेग सदिश राशि हो गई। फिर जो उसके बाद ये भी सदिश राशि है, तो सदिश पूछा तो आंसर तो ये हो गया, लेकिन और सदिश राशियाँ देख लेते हैं। बल जो होता है वो भी सदिश राशि है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो भी सदिश राशि है, मतलब विस्थापन। और क्या रहता है, वेग, जो वेलोसिटी होती है वो भी सदिश राशि है। अच्छा, अदिश राशियाँ कौन सी हैं, जैसे दाब हो गया, ऊर्जा हो गया, एनर्जी ऊर्जा हो गया, कार्य हो गया, ये अदिश राशियाँ हैं। ये सब कैसी हैं, ये अदिश राशियाँ हैं। समय हो गया, टाइम हो गया, मतलब समय। फिर द्रव्यमान हो गया, मास हो गया, द्रव्यमान को मास कहते हैं इंग्लिश में। फिर जो है विद्युत धारा हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इलेक्ट्रिक करंट हो गई, तो ये सब क्या हैं, अदिश राशियाँ हैं। कार्य है, ऊर्जा है, दाब, ये भी अदिश राशियाँ हैं। तो आप देख सकते हैं, दूरी हो गई, दूरी भी अदिश राशि है। चाल क्या हो गई, अदिश राशि है। ये सब अदिश राशियाँ पहचानने को आ जाता है, कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो इसमें हमें बताना था कौन सदिश राशि, तो संवेग बता दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे व्यक्ति का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, यह किस कारण होता है। देखिए, ट्रेन चल रही है, ये ट्रेन है, इसमें बैठा व्यक्ति है, व्यक्ति का जो नीचे का हिस्सा है, क्या ट्रेन के जो नीचे के हिस्से से लगा हुआ है, सर ऊपर है, सर ऊपर होता ही है। जो ट्रेन जब चलती है तो वो जो व्यक्ति के जो नीचे का भाग होता है वो क्या होता है, ट्रेन के साथ गति में आ जाता है, लेकिन जो ऊपर सिर का हिस्सा होता है वो अपनी स्थिति में रहता है। तभी क्या होता है, वो पीछे की ओर झुक जाता है, वो नीचे का हिस्सा मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ता है और वो स्थिर रहता है, तभी हम लोग पीछे की ओर झुक जाते हैं जब ट्रेन अचानक चल पड़ती है। अब देखते हैं क्या रहता है, तो ये किसके कारण होता है, स्थिरता का जड़त्व, मतलब स्थिरता में था, जड़त्व में था स्थिरता के, तभी ऐसा हुआ। फिर देखते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है इस प्रकार का, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होता है। देखिए, बर्फ़ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ़ से सख्त होती है, ऐसा कोई मानक नहीं है, बर्फ़ सख्त है, सड़क सख्त है, कोई ऐसा कोई मापन नहीं किया जा सकता। बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण अधिक होता है। यदि घर्षण अधिक होता तो चलना क्या होता, बहुत ही आसान हो जाता। देखिए, जितना घर्षण अधिक होगा उतनी क्या होगी, फिसलन कम होगी, और जब घर्षण कम होगा तो फिसलन अधिक होगी। अब देखिए, बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, तो इसका मतलब घर्षण कम है तभी तो चलना कठिन है। यदि घर्षण होता तो क्या होता, चलना आसान होता। ठीक, तो आगे देखते हैं, एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन, इनमें से कौन सा कथन सत्य बताएं। देखिए, कभी मूवी देखिएगा, इसमें ऐसे वैसे तो समझाने को बहुत है, tan थीटा का मान है पूरा, इसको सॉल्व नहीं करना है क्योंकि आप कुछ सामान्य विज्ञान का पेपर दे रहे हैं। इसके कॉन्सेप्ट को ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आप कोई मूवी वगैरह देखते हैं तो अंदर जब एकदम कार मुड़ती है, कभी ध्यान दीजिएगा, तो जो अंदर के पहियों पर वह उलटती है और बाहर की ओर खिसकती है, तो अंदर की ओर वह उल्टेगी, बाहर की तरफ फिसलेगी। यही का व खा दोनों सही होगा। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही होगा, का खा दोनों ये।
और जो बाहरी पहियों पर उल्टेगा ये नहीं, क्योंकि बाहरी पहियों पर नहीं उल्टता, अंदर की तरफ उल्टती है। ट्राई मत करने लगना कार ड्राइव करते समय। फिर न्यूटन से पूरी बता दिया था, सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। देखिए, जो ये तो सबको पता है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया, लेकिन यह किसी को नहीं पता यह वास्तव में नकल किया गया है इंडिया से, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी खोजें हैं जो कि पेटेंट नहीं करा पाए, जिसके कारण उनका श्रेय विदेशियों को दे दिया जाता है। तो जो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का खोजा था, उसका सबसे पहले किसने खोज लिया था? ब्रह्मगुप्त ने। ये प्रश्न पूछा भी आ चुका है, ब्रह्मगुप्त द्वारा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण की खोज की गई थी। अब गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, ये किसने दिया है? ये गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आइजैक न्यूटन ने दिया, आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन। फिर आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है, एक सेब छोड़ा जाता है तो वह पृथ्वी, अब देखिए, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है, एक सेब छोड़ा जाता है तो वह क्या होगा? पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गतिमान होगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ से गतिमान होगा, यही होगा। जैसे ये ग्रह है, यहाँ पे ग्रह चक्कर लगा रहा है, ऐसे ये एक कक्षा है वृत्ति, इसमें ग्रह से चक्कर लगा रहा है, और यहाँ पर एक सेब छोड़ा जाता है तो सेब भी क्या होगा? ऐसे ही चक्कर वह भी लगाने लगेगा, तो क्या होगा? अंतरिक्ष के साथ उसी गति से गतिमान हो जाएगा, यही विकल्प सही होगा। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी दुगनी कर दी जाए तो पृथ्वी द्वारा सूर्य पर, जो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल पड़ता है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? F बराबर क्या होता है? G कैपिटल जो नियतांक होता है पहले ग्रह का जैसे द्रव्यमान और दूसरे का द्रव्यमान, m1 m2 अपान क्या? r स्क्वायर, मतलब दोनों के बीच की दूरी। तो अगले में क्या हो गया? ये क्या करती है? अभी तक दूरी ये थी r, तब ये था बल F, अब क्या हो गया? r दुगनी हो गई, r क्या हो गया? ये r दुगनी हो गया, दूरी को क्या कर दिया गया? दुगना कर देगा, तो 2r हो गया। अब यहाँ पर 2r रखेंगे तो g m1 m2, ठीक, और अपान क्या हो गया? 4r स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि r का स्क्वायर पूरा 2r का स्क्वायर क्या? 4r स्क्वायर हो जाएगा, 4r स्क्वायर। तो क्या रहा? ये 1/4 आगे अलग निकल के आ रहा है, ये किसके बराबर है? पूरा F के बराबर है। ये किसके बराबर है? F के। तो कितना हो गया? जो अब बल लग रहा है कितना हो गया? F/4 हो गया। कितना हो गया? तो कितने भाग हो जाएगा? बल का चौथा भाग हो जाएगा, समझिएगा। समझ गए कि नहीं? फिर देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, ये भी गुरुत्वाकर्षण का फार्मूला है, ऐसे न्यूमेरिकल पूछा है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी, लोहे व मोम समान आकार के टुकड़े समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो कौन सा टुकड़ा पृथ्वी की सतह पर पहले पहुंचेगा? एक चीज़ देख लीजिए, जब ऐसी स्थिति दी हो तो आप उसको निर्वात ही समझिए। यहाँ पे वैसे दे देता हवा में तो हवा समझते, लेकिन जब कुछ नहीं दिया हवा निर्वात, तो क्या आप मानेंगे? निर्वात ही मान के चलेंगे। ये किस स्थिति में गिर रहे हैं? निर्वात में। निर्वात में जो है लकड़ी, लोहा, मोम जो 3 टुकड़े गिराए जा रहे हैं समान ऊंचाई से पृथ्वी पर, क्या होगा? निर्वात की स्थिति में समान ऊंचाई, मतलब समान समय में पहुंचेंगे। पृथ्वी की सतह पर कैसे पहुंचेंगे? समान समय में। और यदि निर्वात नहीं होता, हवा होती, तो आप कॉमन सी बात है, लोहा पहले गिरता, लकड़ी बाद में गिरती, फिर सबसे बाद में मोम गिरता, ठीक। निर्वात में क्या? सब एक साथ पहुँचेंगे। इस प्रकार क्वेश्चन आया हुआ है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, सत्य कथन की पहचान कीजिए। किसी पिंड का भूमध्य रेखा पर भार अधिक होता है, ये किसी पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अधिक होता है। देखिए, जो गुत्ती त्वरण जहाँ अधिक होगा वहाँ भार भी अधिक होगा। क्या रहता है? अब देखते हैं, क्योंकि गुत्ती त्वरण जो अधिक होता है तो वहाँ भार क्यों अधिक होता है? क्योंकि W बराबर mg होता है। जहाँ गुत्ती त्वरण अधिक, वहाँ भार क्या होगा? अधिक हो जाएगा। m तो नियतांक ये क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है। अच्छा, g कैसे पता करेंगे? देखिए, पृथ्वी है, पृथ्वी चपटी है, अपने सिरों से पर चपटी है, और देखते हैं अब पृथ्वी की ये भूमध्य रेखा है, 2 बराबर भाग में बांट रही है, और ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिला रही है, लेकिन ये भूमध्य रेखा और ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा से क्या है? ज़्यादा लंबी है। तो अब देखते हैं कि जो g होता है वो होता है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये जो भूमध्य रेखा पर r क्या है? ज़्यादा है, तो g क्या होगा? कम होगा, तो भार भी क्या होगा? कम होगा।
तो इसीलिए भूमध्य रेखा पर क्या होता है, भार हमेशा कम होता है। ठीक, भूमध्य रेखा पर। और इसमें क्या लिखा है, भार अधिक होता है, तो ये तो गलत हो गया, सत्य की पहचान करनी थी, ये गलत हो गया। अब देखते हैं, ऐसे ही जैसे ध्रुवों पर भार क्या होता है, अधिक होता है। क्यों? क्योंकि जी का मान यहाँ पर कम, तो ये सॉरी आर का मान यहाँ पर कम, ये चीज कम है, और तो फिर जी का मान अधिक। जब जी का मान अधिक है तो डब्ल्यू का मान भी अधिक है, तो इसका मतलब ध्रुवों पर जो भार होता है वह अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर भार कम होता है। तो इसमें उल्टा दिया है, भूमध्य रेखा पर भार अधिक, तो गलत हो गया। चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। देखिए इसमें ये होना चाहिए था, चंद्रमा पर तरह हटा दें, पृथ्वी की तरह हटा दें, थोड़ा समझिएगा इस तरीके से। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है, गलत। पृथ्वी चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण तो है, लेकिन वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना है, 1/6। चंद्रमा पर क्या ऐसा नहीं है गुरुत्वाकर्षण है ही नहीं, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन 1/6 है गुरुत्वाकर्षण। अब अच्छा, चंद्रमा पर वजन जो है, जब गुरुत्वाकर्षण 1/6 है तो चंद्रमा पर वजन भी कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो यह भी कथन सही है, और यह कथन जो है, एक देखिएगा, चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण तो है, लेकिन पृथ्वी की तरह नहीं है। पृथ्वी पर कितना होता है, तो इसमें बताना है फिर देखते हैं, ये कथन हो गया। पहला कथन क्या था, किसी पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अधिक होता है, तो ये गलत है, सही नहीं है। चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, तो यह भी गलत है। चंद्रमा पर वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है, यह जो है चंद्रमा पर वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6, यह भी सत्य है। ठीक, एक्सरे की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, यह गलत है। तो देखते हैं इसमें से कौन सा गलत पूछा गया है। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन देखना पड़ेगा। इसमें क्या सत्य कथन की पहचान करनी है, तो ये जो असत्य हो गया, ये जो है गुरुत्वाकर्षण नहीं है, ये भी सत्य है। पृथ्वी की तरह नहीं है, सत्य ये भी है। और चंद्रमा पर वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है, बिल्कुल ये भी सही है। इस यहाँ पे असत्य कथन होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, असत्य। तो अब एक्सरे की खोज एडवर्ड जेनर ने नहीं की थी, एक्सरे की खोज किसने की थी, रोंटगन ने की थी, तो यही गलत हुआ, गलत पूछा जाना चाहिए था, तो ये प्रश्न हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया सकता है, डॉपलर प्रभाव द्वारा ट्रैक किया सकता है। नेक्स्ट, अपने कक्ष में उपग्रह जो है, अपने कक्ष में उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता है। जैसे ये उपग्रह है, सूर्य यहाँ पर है, तो ये कक्ष में चक्कर लगा रहा है, ये यहाँ पर, तो एक ये सूर्य से द्वारा किससे ये मतलब जो है लगा हुआ है, या कोई भी उपग्रह है, जैसे ये पृथ्वी है, ये उपग्रह चंद्रमा है, चक्कर लगा रहा है इसके चारों ओर, तो वो किस द्वारा, बल द्वारा बंधा हुआ, ऐसे नहीं चला जा रहा है, इधर नहीं चला जा रहा है, वो किस बल द्वारा चक्कर लगाता रहता है, तो अब केंद्राभिमुख बल द्वारा लगाता है, इसको अभिकेंद्री बल भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। अब लोलक घड़ियों का क्या मामला है, इनका आवर्तकाल से क्या संबंध होता है। आवर्तकाल को टी कहते हैं, टी बराबर 2π√L/G होता है। तो देखिए गर्मियों में हर चीज़ का क्या होता है, विस्तार होता है, मतलब जो गर्मियों में लोहा होता है या कोई भी मेटल होती है तो उसमें क्या, प्लास्टिक होती है तो उसमें विस्तार होता है, ठंडक में वो चीज़ सिकुड़ जाती है, तो गर्मियों में विस्तार हुआ, जब विस्तार होता है तो क्या ये वृद्धि हुई, तो क्या होगा, ये भी वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि इस बराबर में है, इक्वल में, तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। तो क्या होता है, गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, क्योंकि गर्मियों में विस्तार हुआ लोलक की लंबाई में, तो जब वो बढ़ा तो क्या होता है, आवर्तकाल बढ़ा। जब आवर्तकाल बढ़ेगा तो कॉमन सी बात, समय जब ज़्यादा लगेगा घड़ी को, समय 1 घंटा ऐसे पूरा करने में, तो क्या होगा, घड़ी सुस्त हो जाएगी। ठीक, आवर्तकाल बढ़ेगा, लंबाई बढ़ी तो आवर्तकाल बढ़ा, जब आवर्तकाल बढ़ेगा तो वह सुस्त हो जाएगी, समय अधिक लग रहा है। नेक्स्ट, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण है, या पृथ्वी के निकट है, या सूर्य से दूर है, या पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य से कम होता है, यही सही होगा, यह विकल्प सही। देखिए चंद्रमा पर वायुमंडल इसी कारण नहीं पाया जाता है। अच्छा, पृथ्वी पर जो है पलायन वेग, मान ले किसी पिंड को पृथ्वी से बाहर फेंकना है, मतलब पृथ्वी की सतह से बाहर जाए, वो अंतरिक्ष में जाए, तो कितना उस वस्तु को वेग देना पड़ेगा, 11 पॉइंट समथिंग है, ये पलायन वेग होता है, 11 पॉइंट समथिंग किलोमीटर प्रति सेकेंड।
इतने वेग से यदि हम फेंकें वस्तु को तो क्या होगा, वो पृथ्वी की सतह को छोड़कर अंतरिक्ष में चली जाएगी। तो इतना जो वेग है यहाँ के जो वायुमंडलीय कण जो पा ही नहीं पाते हैं, मतलब ये काफ़ी वेग हो गया। इतना जब वायुमंडल के जो कण हैं, गैसीय कण हैं, वो पाते नहीं हैं तो वायुमंडल में बने रहते हैं, जिससे वायुमंडल का निर्माण बना रहता है। और चंद्रमा पर क्या है, चंद्रमा पर 2 पॉइंट समथिंग है पलायन वेग। तो वह जो पलायन वेग बता ही दिया कि ऐसा वेग जो किसी सतह से छोड़े और वह उस ग्रह को छोड़कर अंतरिक्ष में चला जाए, बाहर चला जाए उस ग्रह को या उपग्रह को छोड़ के। तो ये 2 होता है, काफ़ी कम है, 2 पॉइंट समथिंग है। तो इससे क्या होता है, जो गैसीय कण होते हैं ये सतह को छोड़ के चले जाते हैं, मतलब उपग्रह को छोड़ के जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, वायुमंडल नहीं मिलेगा। तो यही रहता है, वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है, यही ऑप्शन। नेक्स्ट, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या होगा। देखिए ये झूला है, मतलब यहाँ पर लड़की बैठी है और झूला झूल रही है, बैठी है लड़की और यहाँ पर ऐसे झूला झूल रही है, ये रस्सी बंधी, मान लीजिए ये रस्सी है, ठीक, ये झूला लड़की झूल रही है। अब ये लड़की झूला झूलती है तो ये लंबाई क्या, अभी यहाँ से इसकी लंबाई जो चल रहा है, लंबाई जो आवर्तकाल की, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये लड़की खड़ी हो गई, तो लड़की की नाभि से जो लंबाई क्या हो गई, ये हमेशा लंबाई जो होती है वो नाभि से देखी जाती है, जो मेन गुरुत्वीय केंद्र से देखी जाती है। तो लड़की के नाभि में गुरुत्वीय केंद्र था, तो वहाँ से लंबाई बैठी थी तब इतनी थी, पूरी थी यहाँ तक, ऐसे थी इतनी लंबाई। अब ये लड़की खड़ी हो जाती है तो लंबाई अब क्या हो जाएगी, वहाँ से कम हो जाएगी, ये क्या हो गई, अब आधी रह गई, लंबाई क्या रह गई, आधी, मतलब थोड़ा कम हो गई पहले से, अब इतनी मान लीजिए लंबाई रह गई। तो अब बताइए टी बराबर हमने बताया था 2π√L/g, तो L क्या हुआ, कम हो गया, तो क्या होगा, आवर्तकाल कम हो गया। जब आवर्तकाल क्या होगा, कम हो जाएगा। तभी देखते हैं झूला पे जब खड़े हो जाते हैं तो खड़े होके लगाते हैं अपना फोर्स हल्का सा, तो क्या हो, बहुत तेज़ तेज़ झूला पे झूलने लगते हो, क्योंकि आवर्तकाल कम हो जाता है, गुरुत्वीय केंद्र में जो L का मान कम हो जाता है गुरुत्वीय केंद्र से। ठीक, आगे बढ़ते हैं, समझ गए आप इस कॉन्सेप्ट को। तो रटना चाहे रट सकते हैं, लेकिन हमने समझा दिया है, जब L कम होती है तो T भी कम हो जाता है, T का मतलब आवर्तकाल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति पृष्ठ तनाव के कारण होती है। हाँ बिल्कुल, जो वर्षा की बूंद जो गोल होती है पृष्ठ तनाव के कारण होती है। सुमेलित नहीं है, देखना है इसमें। फिर ताप बढ़ने के साथ जो है द्रव की श्यानता घटती है। अच्छा, श्यानता क्योंकि द्रव जितना गाढ़ा होगा उसकी श्यानता उतनी अधिक होगी, और जब किसी द्रव को गर्म करेंगे तो क्या होता है, वो पतला हो जाता है, तो पतला हो गया तो क्या, श्यानता घट गई, ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन जो है साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है, ऐसा संभव नहीं है। देखिए जो बुलबुला है इसका वायुमंडलीय दाब ज़्यादा है, और तभी तो यह रुका हुआ है। जो वायुमंडलीय दाब बाहर का इससे ज़्यादा हो जाएगा, ये मान लीजिए ज़्यादा हो गया, तो इसका पावर ज़्यादा हो गया तो बुलबुला क्या होगा, फट जाएगा, बुलबुला फट गया। लेकिन बुलबुले के अंदर का वायुमंडलीय दाब ज़्यादा है, इसका बाहर कम है, तभी बुलबुला टिका हुआ है, गोल बना हुआ है। अब इसमें क्या कह रहा है, वायुमंडलीय दाब क्या है, कम होता है, कम नहीं होता है, ज़्यादा होता है। ठीक, तो यही क्वेश्चन जो है गलत है, लेकिन हमें गलत ही बताना था, तो ग ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, स्याही का सूखना किस तत्व के कारण होता है, ये सही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि। ये भी कॉन्सेप्ट देखिए, जो तेल का क्या सीन रहता है, देखिए घनत्व क्या होता है, जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वह चीज़ डूब जाएगी, मतलब डूबेगा। यदि एक और तेल है, ऑयल है, एक और वाटर है, तो घनत्व क्या होता है, डी बराबर ऐसे भी समझ सकते हैं, द्रव्यमान बटे आयतन होता है, m/b होता है। तो द्रव्यमान कॉमन सी बात, जब ज़्यादा होगा, मतलब किलोग्राम ज़्यादा होगा तो क्या डूबेगा, तो जब द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो घनत्व भी ज़्यादा होगा, तो जब घनत्व ज़्यादा तो वह चीज़ डूब जाती है। तो क्या हुआ, तेल लेकिन तैर रहा है, तो इसका मतलब जो है इसका घनत्व क्या हुआ, ऑयल का घनत्व कम हुआ। ज़्यादा होता तो तेल पानी के अंदर डूब जाता, लेकिन इसका घनत्व कम हुआ, तभी तो है पानी पे तैर रहा है, तो इसका घनत्व कम, तो इसका मतलब पानी का घनत्व ज़्यादा हुआ। तो इसमें प्रश्न में देखिए, उसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, नहीं, यदि अधिक होता तो तेल डूब जाता पानी में। फिर उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, हाँ बिल्कुल सही, तभी तो पानी पे तैर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, घनत्व का कॉन्सेप्ट यही है, जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वह डूब जाएगा, और एक का घनत्व ज़्यादा तो दूसरे का कॉमन सी बात कम होगा घनत्व। हवाई जहाज़ की यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, सही। इसका देखते हैं ऑप्शन, वायुमंडलीय दाब या वायु दाब से कमी होने के कारण, सही बात। देखिए जितना
ये पृथ्वी की सतह है और यहाँ पे वायुयान उड़ रहा है, तो जो वायुमंडलीय दाब है पृथ्वी की सतह पर ज़्यादा होता है। आप खुद देखिए, इतना यहाँ से इतना दबाव मिल रहा है, यहाँ से लगा के इतना यहाँ दबाव, और इस पर क्या है, दबाव कम है क्योंकि यहीं पे दबाव हो रहा है। पूरा वायु का दबाव कितना हो रहा है, यहीं पे वायु का दबाव, यहाँ पे ज़्यादा वायु है, ज़्यादा वायु का दबाव आता है सतह पे, तो ऊंचाई पे क्या होता है, वायु दाब कम हो जाता है। तो वायु दाब के कम होने के कारण पेन की स्याही बाहर निकलने लगती है। और क्या रहता है, पेन में क्या होता है, पेन की स्याही में दबाव अधिक हो जाता है, यहाँ पर दबाव कम हो जाता है तो वो बाहर निकलने लगती है। नेक्स्ट, बर्फ़ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती हैं क्योंकि, नेक्स्ट देखते हैं, बर्फ़ जमी झील के अंदर मछलियाँ नियततापीय जीव हैं, मछलियाँ बर्फ़ में शीत सक्रिय हो जाती हैं, झील की तली पर जल जमा नहीं होता, यही ऑप्शन है। ऐसे प्रश्न को घुमा दिया था, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए, ये झील है, ये झील है, ये झील है, ऊपर इसकी सतह पानी है ये, और ये नीचे वाली सतह है, ये नीचे की सतह है। तो अब देखते हैं, जो मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान है बाहर का, तो झील की जो सतह, जो ऊपरी सतह है, इस समय इसका तापमान क्या रहेगा, मान लीजिए ये यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पर भी 4 डिग्री सेल्सियस हो गया। 4 डिग्री सेल्सियस पे जानते हैं जल का घनत्व तो सबसे अधिक होता है, तो जब जल का घनत्व तो यहाँ पे सबसे अधिक हो जाएगा तो ये वाली सतह हो गई नीचे आ जाएगी, ये वाली सतह नीचे आ गई, और जो नीचे वाली सतह थी ये क्या हो गई, ऊपर पहुँच गई। फिर ऐसे ये वाली सतह जो थी 4 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे जो पहुँची थी, ये वाली नीचे आई और नीचे वाली ऊपर हो गई। फिर ऐसे ही ये होता होता ये क्या चलता है, जब ये फिर ये यहाँ आई नीचे, फिर ये नीचे वाली सतह, ये 4 डिग्री सेल्सियस वाली यहाँ सतह है तो नीचे वाली सतह क्या हो गई, यहाँ पहुँच गई, और जो ऊपर पहुँचती है वो 4 डिग्री सेल्सियस का अपना ले लेती है जो टेम्परेचर। तो ऐसे ही पूरे जल का तापमान क्या हो गया, 4 डिग्री सेल्सियस हो गया। इस प्रकार हो जाता है जब बाहर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। फिर क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस, फिर पानी का तापमान ऊपरी सतह का घटना शुरू हो जाता है। अब क्या हुआ तापमान, ये यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस, जब पानी का तापमान क्या हुआ 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, घनत्व क्या है, कम हो गया। जब घनत्व कम हो गया तो क्या यह अब नीचे सतह जाएगी, नहीं, घनत्व कम होने पर डूबती नहीं है, जो बताया था गहराई में नहीं जाती है। जब 0 डिग्री सेल्सियस इसका हुआ तो यह नीचे नहीं जाएगी, तो यह ऊपर बनी रहती है। और नीचे का जल कितने डिग्री सेल्सियस पे बना रहेगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे, पूरा तली और बीच के नीचे का जो भी है। और ऊपर की जो सतह जम गई, और जब जम जाती है तो अंदर की ये ऊष्मा पहले की थी उसको भी बाहर जाने नहीं देती है, तो इसीलिए जो है जीव इसमें जीवित रहते हैं। अंदर का पानी ठंडा इतना नहीं होता है। ठीक, जो जमी हुई बर्फ़ क्या है, ऊष्मारोधी का कार्य कर रही है, बल्कि जो ऊपर की जमी हुई बर्फ़ अंदर के पानी के लिए ऊष्मारोधी का कार्य, क्योंकि ये अंदर की ऊष्मा को बाहर जाने नहीं दे रही। नेक्स्ट देखते हैं, सत्य कथन का चुनाव कीजिए। पानी का अपेक्षिक घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर अधिक होता है, सर्वाधिक होता है, सही बात है। पानी का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम होता है, सही बात। वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व अपरिवर्तित रहता है, ठीक। घनत्व जो है वस्तु की मात्रा पर घनत्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सभी कथन सत्य, सभी कथन सत्य। नेक्स्ट देखिए, वही कॉन्सेप्ट है जो बताया था। एक लोहे का गोला पार, इसमें सुमेलित नहीं बताना है, ठीक है। लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है, सत्य होता है यही। गोला जो पारे पर तैरता है किंतु पानी में डूबता है। लोहे का अपेक्षिक घनत्व पारे के अपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, गलत। यदि अपेक्षिक घनत्व पारे के अपेक्षिक घनत्व से अधिक होता तो लोहा क्या हो जाता, पारे में डूब जाता, बल्कि तैर रहा है वह तो तैर रहा है, तो इसका मतलब अपेक्षिक घनत्व क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो यही विकल्प सही हो जाएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं। लोहे की सुई पानी की सतह पर पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है, सही बात है। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने के कारण अपकेंद्री बल होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट, पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, समझिए कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन से अन्य भी क्वेश्चन बहुत निकल जाएंगे, तो कॉन्सेप्ट आप समझते हैं। पृथ्वी के 4 डिग्री सेल्सियस, ये पानी के 4 डिग्री सेल्सियस, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का तापमान क्या है, 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, घनत्व सबसे अधिक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, घनत्व अधिक हुआ, तो व्यक्ति क्या हुआ, व्यक्ति का घनत्व कम हुआ। हमने बताया एक का ज़्यादा होगा दूसरे का कम होगा, ये पानी का घनत्व ज़्यादा है, व्यक्ति का घनत्व कम है, तभी व्यक्ति क्या हो रहा है, इसमें जब घनत्व कम है तो व्यक्ति इस पर डूब नहीं रहा है, इसमें 4 डिग्री सेल्सियस पानी में व्यक्ति डूब नहीं रहा है। अब वहीं 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है इसका तापमान, अब तो इसका क्या हुआ, इसका घनत्व क्या हुआ, कम हो गया, और व्यक्ति का घनत्व ज़्यादा हो गया, क्योंकि अब तो कॉन्सेप्ट रहा नहीं, 4 डिग्री सेल्सियस पे घनत्व सर्वाधिक होता है, 100 डिग्री सेल्सियस थोड़ी घनत्व सर्वाधिक होता है, इस पर घनत्व कम हो गया, अब व्यक्ति का घनत्व ज़्यादा है, तो व्यक्ति क्या हो गया, ज़्यादा घनत्व कहाँ डूब जाएगा। नेक्स्ट, असत्य कथन का चुनाव करें।
जब कोई जहाज नदी से निकलकर समुद्र में प्रवेश करता है तो वह ऊपर की ओर उठ जाता है। कॉमन सी बात, जो समुद्र में जल जितना खारा होता है उसका घनत्व उतना अधिक होता है। तो समुद्र में जो जल है वो क्या हुआ, खारा है, तो उसका घनत्व अधिक है। और जो है जहाज का घनत्व कम हो गया और समुद्र के जल का घनत्व अधिक है, तो जहाज जो है डूबेगा नहीं, कॉमन सी बात, बल्कि ऊपर की ओर उठ जाएगा। ये भी सही। सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से सही है, अधिक है, सही बात। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या 6 नहीं 7 होती है। 7 कैसे, विब ग्योर, ये याद रखिएगा। देखो, वायलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया, ये 7 रंग होते हैं। ये भी इंद्रधनुष में भी 7 रंग यही होते हैं। फिर नीला, हरा व लाल रंग मूल रंग होते हैं, सही बात है। इसमें हमें गलत बताना था, गलत कौन है, तो यही होगा, तो गलत का चयन करना था। तो ये 7 रंग होते हैं, ना कि 6। नेक्स्ट, ये सामान्य आँखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, मतलब हम लोगों की सामान्य आँखें तो कितना हम लोग कितनी न्यूनतम दूरी हो कि अच्छे से हम लोग देख सकते हैं, तो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट, लेंस की शक्ति डायोप्टर में मापी जाती है, सही बात है। ठीक, धूप के चश्मे की पावर 1 डायोप्टर होती है, यह गलत है। धूप के चश्मे की पावर 0 होती है, कोई पावर नहीं होती है उस धूप के चश्मे की। मनुष्य की आंखें किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाती हैं, बिल्कुल सही। सर्च लाइट में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है, बिल्कुल सही। तो इसमें हमें बताना क्या था, गलत वाला कथन, तो गलत वाला तो यही कथन है, धूप के चश्मे की पावर 1 डायोप्टर। अच्छा, डायोप्टर P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है 1/f डायोप्टर। और अच्छा, ये देखते हैं, यदि सेंटीमीटर में दिया होता है तो P बराबर क्या हो जाता है। मान लीजिए फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है, तो क्या करते हैं 100/f हो जाता है, मतलब सेंटीमीटर में हो तो 100/f। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति अवतल लेंस द्वारा की जाती है, सही बात है। ठीक, दूर दृष्टि दोष रोग की मुक्ति उत्तल लेंस द्वारा की जाती है, सही है। पढ़ने में काम आने वाले चश्मा उत्तल लेंस से बनते हैं, बिल्कुल सही। सत्य कथन, सभी सत्य हैं, बिल्कुल सही, सभी सत्य वाला यही चयन कर देंगे, सभी सत्य ही हैं। फिर समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, तो फोकस दूरी अनंत, तो वक्रता त्रिज्या भी अनंत, तो अनंत होती है। नेक्स्ट, जल के वायु का